Hello students. So in today's class we are going to discuss some factors which affects the extent of adsorption. Adsorption कितना होगा ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. वो सरफेस जहाँ पर मॉलिक्यूल्स आकर स्टिक करने वाले हैं वो कैसा है इस पर डिपेंड करेगा. तो क्या होता है कि आपका अगर एड्सॉर्बेंट पाउडर्ड फॉर्म में हम अगर लेते हैं तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है. एंड अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है ऑब्वियसली. ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइडेड होगा फॉर द मॉलिक्यूल्स टू कम एंड स्टिक तो उतना ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा. तो हम कह सकते हैं कि एड्सॉर्बेंट्स हैविंग मोर सरफेस एरिया आर प्रेफर्ड बिकॉज एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया. सेकेंड, एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा जाता है कि सेम गैस को अगर हम एड्जॉर्ब कराएं डिफरेंट सरफेसेस पर, ठीक है, डिफरेंट एड्जॉर्बेंट्स पर, तो उसका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिफरेंट होता है. जैसे कि हाइड्रोजन को अगर हम ले लें तो वो वीकली एड्जॉर्ब होती है एल्यूमिना सरफेस पर एंड वो स्ट्रांगली एड्जॉर्ब होती है निकल सरफेस पर. तो हम कह सकते हैं कि गैस कैन बी एड्जॉर्ब ऑन डिफरेंट एड्जॉर्बेंट सरफेसेस इन डिफरेंट अमाउंट्स. क्लियर हो गई बात. सेकेंड फैक्टर यहाँ पर है वो है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट. वो मॉलिक्यूल्स जो आकर स्टिक करने वाले हैं सरफेस पर वो कैसे हैं ये भी डिसाइड करेगा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को. तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि गैसेस विच कैन बी ईजिली लिक्विफाइड आर एड्सॉर्ब्ड मोर ईजिली. ठीक है, एंड यहाँ पर एक और बात आपको माइंड में रखनी है कि जो गैसेस ईजिली लिक्विफाई करी जा सकती हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई रहता है. तो हम ये बात दोनों तरीके से कह सकते हैं, गैसेस विच कैन बी लिक्विफाइड इजीली और द गैसेस विच हैव द हाई क्रिटिकल टेम्परेचर आर एड्सॉर्ब्ड इजीली. जैसे कि आपकी जो गैसेस हैं अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, ये आपकी इजीली एड्सॉर्ब हो जाती हैं बिकॉज दे कैन बी इजीली लिक्विफाइड एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. क्लियर हो गई बात. थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपका टेम्परेचर पर बेस्ड है. सो लेट्स सी. एड्सॉर्प्शन के केस में जब भी टेम्परेचर की बात आएगी तो सबसे पहली चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है कि एड्सॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ऐसा क्यों है पहले इस बात को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं, देन वी विल डिस्कस द इफ़ेक्ट. तो आप एड्सॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो हमेशा नेगेटिव रहती है. ठीक है, एंड आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि आपका जो डेल्टा एच होता है वो आपका डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस फार्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं. डेल्टा जी आपका चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है एंड किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रहती है. तो एड्सॉर्प्शन जो है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप ही होता है स्पॉन्टेनियसली. ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू एड्सॉर्प्शन के लिए नेगेटिव है. एंड डेल्टा एस दैट इज चेंज इन इंट्रोपी. इंट्रोपी क्या होती है आपकी रेंडमनेस. तो रेंडमनेस जो है वो एड्सॉर्प्शन के केस में डिक्रीज करती है. कैसे इसे समझेंगे, लेट्स से कि आपके ये मॉलिक्यूल्स हैं रेंडमली इधर उधर कहीं भी इस तरीके से मूव कर रहे हैं. देन इन्हें एक सरफेस मिला, ये आकर यहाँ पर 1 by 1 स्टिक करने लगे. तो यहाँ पर 1 by 1 जब ये स्टिक कर रहे हैं तो एक ऑर्डर में आ गए, इनकी रेंडमनेस कम हो गई. रेंडमनेस कम हो गई दैट इज़ इनकी इंट्रोपी कम हो गई. चेंज इन इंट्रोपी जो है आपका नेगेटिव हो गया इस केस में. तो आप देखेंगे फॉर्मूला से डेल्टा एच की वैल्यू जो है नेगेटिव आ रही है क्योंकि डेल्टा जी भी नेगेटिव है एड्सॉर्प्शन के लिए एंड डेल्टा एस भी नेगेटिव है. इतनी बात क्लियर हुई. तो ये बात माइंड में क्लियर रखेंगे कि आपका एड्सॉर्प्शन जो है इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. अब अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए हम सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने लगें तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो आकर एड्सॉर्ब हुए हैं, बेचारों ने बॉन्ड बनाया है बड़ी मुश्किल से, वो टूटने लग जाएंगे बॉन्ड एंड डिसॉर्प्शन होने लग जाएगा. दैट इज़ टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी एड्सॉर्प्शन कम होने लग जाएगी. ठीक है, एंड ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पर भी मेंशन करी थी व्हेन वी वर डिस्कसिंग द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन. तो टेम्परेचर का इफेक्ट फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है. क्या होता है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में तो बिल्कुल ही एड्सॉर्प्शन जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन कम होता जाएगा. तो इसका ग्राफ भी आप साथ के साथ देख लेंगे. इस तरीके से आपने एड्सॉर्प्शन लिखी है x/m. ये चीज़ हम बाद में डिटेल में समझेंगे कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वाई वी हैव रिटन x/m.
ठीक है। ग्राफिकली x/m हमने डिनोट करा एड्जॉर्प्शन को, एंड टेम्परेचर के साथ ग्राफ देख रहे हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन का। तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ आपकी फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रही है, डिजॉर्प्शन होती जा रही है, क्योंकि ठीक है सरफेस के साथ जो आकर मॉलिक्यूल्स ने बॉन्ड बनाए हैं वो टूटते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल डिजॉल्व होते जा रहे हैं। एंड अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में हम बात करें तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स को आकर सरफेस के साथ केमिकल रिएक्शन करनी होती है, एंड केमिकल रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज़, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं सरफेस का, ठीक है, सरफेस का टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स को कुछ टाइम तक तो आसानी रहेगी टू रिएक्ट केमिकली एंड फॉर्म द बॉन्ड्स। बट फर्दर आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं सरफेस का तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड बने हैं ये आपके टूटने लग जाएंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन में भी, एंड मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होने लग जाएंगे। तो इस बात को हम ग्राफिकली किस तरीके से दिखा सकते हैं, हमने ग्राफ ड्रॉ किया x/m एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में फॉर केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो आप देख रहे हैं कुछ टाइम तक जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो आपका एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। फर्दर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं इस केस में तो बॉन्ड्स टूटने लग जाएंगे एंड मॉलिक्यूल्स रिमूव होने लग जाएंगे सरफेस से, डिसॉर्प्शन होने लगेगी, दैट इज़ डिक्रीज़ होने लगेगी आपकी एड्जॉर्प्शन। तो ग्राफिकली आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। एंड जर्नल से अगर हम बात देखें तो आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वाई फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो ली चैटलियर प्रिंसिपल से भी हम इस बात को समझ सकते हैं। हम वी विल राइट बिकॉज एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हेंस अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल एट गिवन प्रेशर लो टेम्परेचर फेवर्स द एड्जॉर्प्शन। ये बात आपको लिखनी आनी चाहिए। एंड ली चैटलियर प्रिंसिपल आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या होता है कि जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ चेंजेस करते हैं बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, तो रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पर आने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम आपका ए और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में आपकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, एंड अगर हम इस साइड पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करने लगेंगे, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज आपका रिएक्टेंट साइड पर आएगा एंड प्रोडक्ट साइड पे आपको क्या मिल रहा है, ए और बी फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स मिल रहा है और एनर्जी रिलीज़ हो रही है, यही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो रिएक्शन जो है वो कोशिश करेगी टू बैलेंस दिस चेंज। तो वो कोशिश करेगी कि ये हीट जो प्रोडक्ट साइड पे है वो कम रिलीज़ हो, एंड हीट कम रिलीज़ होने का मतलब क्या है कि एड्जॉर्प्शन कम होएगी। अगर एड्जॉर्प्शन कम होएगी तभी हीट कम रिलीज़ होएगी प्रोडक्ट साइड पर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में नहीं आ रही है तो जस्ट अंडरस्टैंड दी वर्ड्स ली चैटलियर प्रिंसिपल आपको लिखना है आंसर में। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, अगर हम रिएक्शन में कोई भी चेंज करने की कोशिश करते हैं तो रिएक्शन टेंड्स टू बैलेंस दैट चेंज। तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लग जाती है। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का यहाँ पर क्या मतलब है कि डिसॉर्प्शन होने लगेगा एंड एनर्जी रिलीज़ कम होगी, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा चेंज। क्लियर हो गई बात? चलिए अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्जॉर्प्शन। सो लेट्स सी, प्रेशर का इफेक्ट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा आप फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंटेनर है, ये सरफेस है एंड ये मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर इस कंटेनर के, तो जितना ज़्यादा आप इनके ऊपर से प्रेशर डालेंगे उतनी जल्दी आकर ये सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे। तो दैट इज़ आपकी जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के बीच में, ठीक है। तो ग्राफ आप देखेंगे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले देख लेते हैं x/m हमने लिखा है, जहाँ पर x जो है आपका अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स आकर स्टिक करने वाले हैं, एंड m इज़ द मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो इन दोनों की रेशियो x/m को हम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बुलाते हैं, ठीक है। बाकी ग्राफ पर आ जाइए आप,
कांस्टेंट टेम्परेचर पर यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में। तो आप देख रहे हैं ग्राफ इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीजिंग कर्व है, एंड कुछ टाइम बाद जाकर ये कांस्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जब आपका प्रेशर लो था तो x/m दैट इज़ एड्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, देख रहे हैं आप, ठीक है, p⁻1 कह सकते हैं हम यहाँ पर। फिर जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते गए, ठीक है, मिड में आकर क्या हुआ, x/m दैट इज़ एड्जॉर्प्शन जो है वो p⁻1/n के प्रोपोर्शनल हो गया। एंड आपका सैचुरेशन प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर पर जाकर क्या हुआ, एड्जॉर्प्शन जो है वो p⁻0 हो गया। दैट इज़ यहाँ पर जो एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर हो गया। एक टाइम आएगा जब जितना ज़्यादा आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, सरफेस तो कवर हो जाएगा मॉलिक्यूल से। अब ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने का क्या मीनिंग है अगर मॉलिक्यूल्स को सरफेस ही नहीं मिल रहा एड्जॉर्ब होने के लिए। तो मैक्सिमम सैचुरेशन प्रेशर पर क्या होता है, एड्जॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना ही प्रेशर बढ़ाते जाओ, एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो ग्राफिकली देखने का ये मीनिंग है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप और चीज़ें भी आपको कुछ समझनी है। सो लेट्स सी, जब भी आपको फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू नीड टू मेंशन दीज थिंग्स, ठीक है। ग्राफ यहाँ पर 2 आएंगे, अब ये पहला ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 1/n की वैल्यू है, p⁻1/n है, 1/n की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 0 तक रेंज कर रही है, देख रहे हैं आप। p की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, एंड इसके बीच मिड में 1/n है। तो 1/n की वैल्यू आप कह सकते हैं 1 और 0 के बीच में। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, 1/n की वैल्यू इज़ लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। सो आप यहाँ पर ये चीज़ कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू है वो इट लाइज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये चीज़ आप कैसे कह सकते हैं, इसको मैथमेटिकली यहाँ पर लिख कर देखेंगे। लेट्स सी, आप कह रहे हैं कि 1/n की वैल्यू 0 है, तो n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। n की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज 1/0 इज इक्वल्स टू n, एंड 1/0 आपकी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आप ये पढ़ते हैं। तो n की वैल्यू एक तो इन्फिनिटी आ गई, दूसरी हम n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमने 1/n की वैल्यू पहले 0 रखी और 1/n की वैल्यू 1 रखते हैं हम, चलिए 1/n की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं, विच इम्प्लाइज n की वैल्यू 1/1, दैट इज़ n की वैल्यू आपकी 1 आई। तो n की वैल्यूज़ आप देख रहे हैं इट रेंजेस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये चीज़ आपको मेंशन करनी है व्हेन यू विल ड्रॉ दिस ग्राफ। अब इस ग्राफ से आप क्या क्या समझ रहे हैं, यू नीड टू राइट द पॉइंट्स। आपने क्या समझा कि एट लो प्रेशर 1/n की वैल्यू 1 थी, दैट इज़ एक्सटेंट x/m इज इक्वल्स टू p⁻1, यही देख रहे हैं हम। वी कैन से दैट एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट दिस पॉइंट। सेकेंड, एट जब आपका बीच में है कर्व, ठीक है, x/m की जो पार है इट इज़ इक्वल्स टू p⁻1/n, दैट इज एड्जॉर्प्शन डज नॉट इंक्रीजेज एज रैपिडली एज इंक्रीज इन द प्रेशर। एंड एट हाई प्रेशर पर आपने क्या देखा कि 1/n की वैल्यू 0 हो गई, दैट इज x/m जो है p⁻0 के इक्वल हो गया। At this point, adsorption is independent of the pressure. The adsorption becomes constant and graph becomes parallel to the pressure axis. ये चीज़ें देखी आपने, ये 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने समझ ली एंड वी हैव रिटन दीज 3 पॉइंट्स। आफ्टर दिस अब क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, ये जो आपके पास पॉइंट था कि x/m इज इक्वल्स टू k p⁻1/n, इसको आपने उठाया एंड इसमें आपने दोनों तरफ लॉग ले लेना है, ठीक है। लॉग लिया जब आपने दोनों तरफ, एंड इसे सॉल्व कर लेंगे, लॉग ऑफ x/m इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ k प्लस 1/n लॉग ऑफ p। लॉग सॉल्व करना आना चाहिए आपको, मल्टीप्लिकेशन में था यहाँ पर तो एडिशन हो गया, एंड पार जो है आपके सामने आ गई 1/n लॉग ऑफ p। तो इसका आपको ग्राफ बनाना है यहाँ पर, इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो व्हाट यू सी, आपका जो ये लॉग ऑफ x/m जो है एंड लॉग ऑफ p है, ये वेरिएबल है, ठीक है। एंड योर स्लोप इज़ 1/n इज़ योर स्लोप एंड इंटरसेप्ट इज़ लॉग ऑफ
के। सो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से जब आप इसे कंपेयर करते हैं, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ इजीली। ठीक है, आपके वेरिएबल्स कौन कौन से हो गए, फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, log ऑफ x बाय m एंड log ऑफ p आर वेरिएबल्स, इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ होगा। log ऑफ k इज़ इंटरसेप्ट एंड 1/n इज़ योर स्लोप। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट द फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसने क्या बताया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन। ठीक है, सो this is all for today's class. In our next lecture we will discuss about the catalysis. So till then, make your short notes and all the best, students.